ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नितिन गडकरी देश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और एमएसएमई उनका जिम्मा है, वो इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष अवस्थी बोल रहा हूं। मुझे याद है जब आज से 10-12 दिन पहले आपसे मैं साक्षात्कार कर रहा था तो आपने कहा था ये काल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो मैंने कहीं पढ़ा है चुनौतियां हैं, चूको मत, चुनौतियों को अवसर बना लो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये संकट जो है ये पूरे विश्व पर है और हमारे देश पर भी है। केवल संकट के सामने शरण होना, इसमें तो समाप्त होने वाली बात होती है। मैं मानता हूं कि संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उसमें संघर्ष करें और चुनौती का रूपांतर हम लोग अवसरों में करें। और ये निश्चित रूप से जिस प्रकार का पैकेज जाहिर हुआ है एमएसएमई के लिए, मजदूरों के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती का रूपांतर अवसरों में हुआ है। और मुझे लगता है कि इसका फायदा लेकर सभी गांव, गरीब, मजदूर, किसानों का कल्याण होगा और हम आत्मविश्वास के साथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं उसके साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम इस पे मात करके आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जी नितिन जी, समय बहुत कम है आपके पास, लेकिन सवालों का अंबार है आपसे पूछने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उस पैकेज की जो प्लानिंग कमेटी रही है, हाई पावर कमेटी रही है, आप उसके सदस्य रहे हैं। नितिन जी, हम जानना चाहेंगे ये 20 लाख करोड़ रुपए आएंगे कैसे? देखिए, इसमें हर पैसा कहां से आएगा, आखिर जैसे बैंकों में पैसा जाएगा तो रिजर्व बैंक भी सरकार के साथ है, सरकारी है, राष्ट्रीयकृत बैंकों भी सरकार है, गारंटी भी सरकार ले रही है और हर बात का उल्लेख है। पैसा का कुछ बजट से पैसा जाएगा, कुछ बैंकों से पैसा आएगा। तो मुझे लगता है कि इसका विश्वास रखना चाहिए कि पूरा पैसा आएगा और निश्चित रूप से ये काम होगा। ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। जी नितिन जी, क्या इसको यह माना जाए कि कैश की उपलब्धता, लिक्विडिटी ऑफ कैश, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अब? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना। जैसे अब लोग एनएचआई में हमारा टारगेट ये तय करके 2 साल में हम 15 लाख करोड़ के काम अवार्ड करें। इसका मतलब यही है कि मार्केट में जब लिक्विडिटी आएगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर अगर बढ़ेगी तो इकोनॉमी एक्सेलरेट होगी, चक्र गति से घूमेगा और लोगों के पास पैसा आएगा तो हमारी सब प्रकार का ट्रेड बिजनेस चलने लगेगा। तो इस में जैसे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हमारा रोड सेक्टर, रेलवे, पावर, शिपिंग, पोर्ट्स, एविएशन, सब में हमको इस समय इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी ताकि उससे रोजगार निर्माण हो और उसके साथ परचेसिंग पावर निर्माण हो, जिससे हमारी इकोनॉमी एक्सेलरेट हो पाएगी। जी नितिन जी, जहां तक आपने सारे रोजगार की बात की, आपने उद्योग धंधों की बात की, तो एक मामला सामने नजर आता है। मामला यह है नितिन जी कि जिस तरह से नीरव मोदी, विजय माल्या ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की है, उसके बाद बैंकें जो हैं, बैंकें अपने खाता धारक और छोटे मंझौले उद्यमियों को पैसा देने में नानुकुर करती हैं, उनकी फाइलें अटका दी जाती हैं, अफसर किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसा ही उदाहरण नागपुर, आप जहां से सांसद हैं, आप जिस शहर से आते हैं, मेरा भी शहर उसी शहर से ताल्लुक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बैंकों में ये कब निर्देश जाएंगे जो सरकार ने पैकेज का ऐलान किया है? कई ऐसे उद्योग हैं बूटी बोरी इलाके में जो बंद होने की कगार पर हैं, एनपीए पर हैं, लेकिन बैंकें जैसे कि पीएनबी खामला ब्रांच है, बैंकों का काम ही आगे रुक जाता है। देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी पैसा बैंक अपने रिस्क पर नहीं दे रही है। जैसे ये हमने एमएसएमई को 45 लाख एमएसएमई जो है, जिनको 25 करोड़ का टर्नओवर और 25 करोड़ का उनका लोन है और 100 करोड़ का उनका वर्किंग कैपिटल है, ऐसे लोगों को इसे 3 लाख करोड़ का ये एडिशनल कैपिटल जो मिल रहा है, ये विदाउट कोलैटरल गारंटी मिलेगा। सरकार इसकी गारंटी ले रही है, इसलिए बैंकों की चिंता करने का कारण नहीं। और दूसरा, एमएसएमई की स्कीम जो बैंक करती है हमारी, वो ऐसा नहीं होता। अगर 1 लाख करोड़ कोई योजना के लिए भारत सरकार में बैंक अगर देती है तो हम लोग इंश्योरेंस ट्रस्ट में हम लोग 1500 करोड़ रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं
और 1 लाख करोड़ में से 75,000 करोड़ का जो लोन होता है वो सिक्योर्ड करते हैं और उसके जो एसेट के अगेंस्ट केवल 25% बैंक दे रही है। तो ये बैंकों को हमारी स्कीम सब सरकार उसकी गारंटी लेती है, इंश्योर करती है, उसके बाद उसको देना पड़ता है, इसमें बैंकों की रिस्क नहीं है। और दूसरी बात, जिन लोगों का आपने उल्लेख किया कि उनको भी लोन देते हुए उनके एसेट आज भी बैंकों के पास है और वो एसेट्स को बेचकर उसका पैसा भी बैंकों को तुरंत मिल सकता है और मिलेगा। बहुत कम परिस्थिति ऐसी होती है कि जहां कभी कभी एसेट बेचने के बाद पूरा पैसा वसूल नहीं होता। अल्टीमेटली बैंकिंग ये बिजनेस है और इसमें से आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो रिस्क होती है और बैंकों को रिस्क को पकड़कर ही अपने कामकाज का प्लानिंग करना पड़ता है। जी नितिन जी, इस पैकेज के ऐलान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एमएसएमई की परिभाषा बदल गई है। नहीं, एमएसएमई की परिभाषा हमने इस बार इस पैकेज में ऑलरेडी पहली बार ये बदली है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण और समझने की आवश्यकता है। टोटल पहले जो क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, और इसके साथ क्लासिफिकेशन था एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, दो अलग अलग थे। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 25 लाख और टर्नओवर 10 लाख। अब माइक्रो में बदल गया, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर हो गया 5 करोड़, 10 लाख का 5 करोड़ हो गया। फिर स्मॉल में इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़ जो हमारे इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी और सर्विस सेक्टर में थी वो 2 करोड़ टर्नओवर। अब ये बदल कर हो गया इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ ने दुगनी हुई है और टर्नओवर हो गया 50 करोड़ ने 25 गुना बढ़ा है। और मीडियम के लिए जो था इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ और टर्नओवर था 5 करोड़। अब मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई 20 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़। और हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक ही कर दिया है। तो इससे बहुत बड़ा फायदा, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वेलनेस सेंटर्स हो, कटिंग सैलून हो, सब प्रकार का बड़े प्रमाण पर कवरेज मिलेगा और निश्चित रूप से इसके कारण एमएसएमई को भी फायदा होगा। आपको पता होगा मनीष जी की एमएसएमई का टोटल हमारे जीडीपी ग्रोथ में 29% कंट्रीब्यूशन है। जी जी। हमारे देश का जितना एक्सपोर्ट होता है 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और 11 करोड़ जॉब अभी तक क्रिएट हुए हैं। मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि हमारा प्रयास है कि अब आने वाले समय में हम लोग 29% जो ग्रोथ है वो 50% तक ले जाए, 48% जो एक्सपोर्ट वो 60% ले जाए और 11 करोड़ जॉब के बजाय इस 5 साल में हम लोग 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करेंगे। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो विलेज इंडस्ट्री है, ये पैकेज ने सब कुछ नहीं हुआ है। अब मिनिस्ट्री के लेवल पर भी हम काफी पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं कि जैसे हमारे विलेज इंडस्ट्री का पिछले साल का टर्नओवर खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बायोफ्यूल, अलग अलग प्रकार की है, फिशिंग, सब पकड़कर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसका टर्नओवर 88,000 करोड़ का। अब हमने तय किया है कि अगले 2 साल में विलेज इंडस्ट्री का हेड, जो विलेज में बड़ी इंडस्ट्री खुलेगी, उसका टर्नओवर हम कम से कम 5 लाख करोड़ करेंगे और जॉब्स विलेज में क्रिएट करेंगे। जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल, जो फॉरेस्ट ट्राइबल होते हैं, वहां जब इंडस्ट्री खुलेगी और वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। जी नितिन जी, प्रधानमंत्री ने कहा है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का एक नया नारा और दूसरा नारा है आत्मनिर्भर। नितिन जी, हम जानना चाहेंगे कि जब देश में मजदूर पलायन कर रहे हैं तो वोकल फॉर लोकल कैसे हो पाएगा? आखिर उद्योग धंधे कैसे शुरू होंगे? देखिए, निश्चित रूप से शुरू होंगे। पहली बात, ये जो परसेप्शन हो रहा है कि काम करने वाले सब मजदूर माइग्रेंट है और सब चले गए, ये सच नहीं है। अब ऐसे जैसे नागपुर में मेट्रो का काम शुरू हो गया, एनएचआई में 80% काम जोरों से शुरू हो गए। तो ये 8-10% है जो लोग गए हुए हैं, कि जो यहाँ आए थे उनको रोजगार उनके गांव, जिले और राज्य में नहीं था, इसलिए आए थे। मुझे लगता है धीरे धीरे वो वापस भी आएंगे और उनके रोजगार भी सुरक्षित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनीष जी ये है कि लोगों के मन में बहुत फियर है, डर है और इसमें निगेटिविटी बहुत काम कर रही है और इस समय लोगों में पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करने की आवश्यकता है और उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। जी नितिन जी, जहां तक बात की जाए लोगों के मन में, अगर आज देखें आप तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से एक बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीर आ रही है। वो ये कि महाराष्ट्र से हजारों मजदूरों को बस में बिठालकर मध्य प्रदेश की सीमा बड़वानी के पास देखा गया है और वहां पर इन मजदूरों का सब्र का बांध टूट रहा है। पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं।
देखिए, सब जगह पर कोशिश की जा रही है। हमारे एनएचआई के टोल नाके पर हम भोजन भी दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी की है। एनजीओ, सामाजिक संस्था, राजनीतिक पार्टियां सब कर रही है। मैंने तो हमारे नागपुर के जिलाधिकारी को कहा कि सरकारी इसमें जो अनाज है, गेहूं और चावल, ये इस प्रकार के कार्य के लिए फुकट में आप दीजिए। कोशिश की जा रही है। एक आधे समय अगर कहीं कमी है तो उसके लिए भी निश्चित रूप से उसको सुधारना होगा, इतना मैं कहना चाहूंगा। नितिन जी, इस समय एक बड़ी मांग है कि उड्डयन जो कि एयरलाइंस है उनका शुरू होना बहुत जरूरी माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एयरलाइंस बड़े घाटे की ओर बढ़ रही हैं। तो आपको लगता है आने वाले कुछ दिनों में एयरलाइंस की उड़ानों की शुरुआत भी हो जाएगी? मैं इतना ही कहता हूं कि इसके बारे में जो अंतिम निर्णय वो प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उसके बारे में उनको अधिक राज्य सरकार को भी उनके साथ विश्वास में लेते हुए इसके निर्णय घोषित करेंगे। पर एक बात जरूरी है कि कोरोना वायरस के साथ जीने की जीवन पद्धति हमको विकसित करनी पड़ेगी, आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। और धीरे धीरे हमारा रेगुलर लाइफ हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, सब बातों की शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमको कोरोना के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मास्क को मैंडेटरी लगाना, 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस जो है 1 मीटर का 2 व्यक्तियों के बीच में ज्यादा मेंटेन करना, और उसके साथ सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करना। और मजदूर जो फैक्ट्री में काम करेंगे तो उद्योजक को सोचना होगा, जो मॉरली उसकी जिम्मेदारी होगी कि कम से कम उसके फूड एंड शेल्टर से कोरोना का संक्रमण न हो, उसकी चिंता उसके ट्रांसपोर्ट में और उसके रहने और भोजन के समय करनी पड़ेगी। अब इससे धीरे धीरे हमको जीने के लिए पद्धति विकसित करनी होगी और उसमें सभी बातें धीरे धीरे शुरू करनी पड़ेगी। पर इसका अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के स्तर पर जो कमेटियां हैं उनसे रिपोर्ट लेकर, हम लोगों ने भी हमारा इस प्रकार से जो फीडबैक है वो पीएमओ तक पहुंचा है, उसके बाद प्रधानमंत्री के लेवल पर इसके निर्णय होंगे। नितिन जी, आपको क्या लगता है जीवन कब तक पटरी पर लौट पाएगा? मुझे इतना ही कह सकता हूं कि जल्दी ही लौटेगा और ऐसी ही कोशिश हम सबके ओर से हो। पॉजिटिविटी बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, डर फियर कम हो और इस संकट का मुकाबला करने की हिम्मत हम सबको मिले और हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। या अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता थी कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, उसी से हमको इस संकट का सामना करना पड़ेगा और हम कोरोना के संकट को, ये लड़ाई भी जीतेंगे और इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे और आगे जाएंगे। यही विश्वास देश में निर्माण होने के लिए मीडिया से लेकर नेताओं से लेकर सबने इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये मेरा इस अनुभव से, क्योंकि मैं इस समय कम से कम मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 20 दिन में करीब ट्विटर के माध्यम से 4 करोड़ 72 लाख लोगों को मिला और फेसबुक के द्वारा 2 करोड़ 96 लाख 1,249 लोगों को मिला। और अभी तक ये मैं टीवी की नहीं बात कर रहा हूं, और केवल ये more than 72 वीसी मैंने की और अभी तक 7 करोड़ 68 लाख 1,249 लोगों तक मिला हूं। और मेरे ध्यान में आया है कि फियर और डर, ये निगेटिविटी, ये सबसे बड़ी समस्या है। पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हम जीतेंगे, ये आत्मविश्वास निर्माण करना और इस संघर्ष में, इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत देना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और हम सब लोग कर वो दे। अन्यथा फियर के कारण कैसे होता है, वो माइग्रेंट मजदूर ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने गांव चले गए, पैदल निकल गए। ये डर का माहौल हमको दूर करना होगा। जी नितिन जी, जहां तक आपने इन आंकड़ों का जिक्र किया, मुझे लगता है रिकॉर्ड बनाना आपकी तासीर है और ये तासीर का जिक्र बाला साहब ठाकरे भी करते थे कि आप अपनी समय सीमा के भीतर रहते हुए सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे देना। तो रिकॉर्ड बनाना तो आपकी तासीर सी हो गई है। नितिन जी, आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे, इस पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज में 25%, लगभग 20 से 25% किसानों पर भर दिया गया है, किसानों पर जोर दिया गया है। बात की जाए क्रेडिट कार्ड को लेकर, किसानों के कर्ज में ब्याज को छूट को लेकर, तो आपको क्या लगता है किसानों को इसका फायदा कितने जल्दी मिलेगा? देखिए, गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जो शोषित पीड़ित दलित है, गरीब लोग हैं और जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनको ही हम भगवान माने, परमेश्वर माने। यही भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है और उसी के आधार पर भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीति बनाई है
और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन लोगों का इसका बहुत बड़ा फायदा होगा जी। और इस संकट से सब लोग बाहर आएंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। जी जी, नितिन जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आपने जिक्र किया था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुश्किल है डगर, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।